नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप भी अपने RACIT एग्ज़ाम को लेकर चिंतित हैं कि मेरा RACIT एग्ज़ाम में क्या होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मेरा RACIT एग्ज़ाम पास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपके RACIT एग्ज़ाम के लिए 35 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जिनके आने का चांस दोस्तों 100% है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि इन 35 प्रश्नों में से लगभग 15 से 16 प्रश्न आपको आपके RKCL के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप अपने पेपर को देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाना। दोस्तों तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं इस पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि MWC का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि MWC क्या होता है। दोस्तों MWC क्या है, एक प्रकार की फुल फॉर्म है जिसका दोस्तों विस्तृत रूप होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की ऑनलाइन कोर्सेज हैं। और दोस्तों इन ऑनलाइन कोर्सेज को आजकल क्या कहते हैं, EDX भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन ऑनलाइन कोर्सेज को आजकल EDX भी कहते हैं। इस प्रकार से जो MWC है वो दोस्तों EDX का उदाहरण है। यानी कि पहले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों उत्तर ए क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो कि वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों आपको गूगल के परिणाम दिखाता है। यानी कि दोस्तों जो गूगल सर्च इंजन है उस पर जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपके सामने कई परिणाम आते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों गूगल ने क्या कर रखा है, अपने सर्च इंजन को सेफ रखने के लिए कई प्रकार के वेब ब्राउज़र बना रखे हैं। जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं जिससे दोस्तों गूगल का सर्वर है वो सेफ रहता है। यानी कि दोस्तों इस पर इतना लोड नहीं आ पाता। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास में जो वेब ब्राउज़र हैं वो क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन है जो कि वेब सर्वर से संपर्क करते हैं। तो यानी कि दोस्तों दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउज़र। तो देख सकते हैं आंसर वेब ब्राउज़र क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि जीमेल में कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में क्या होता है। यानी कि दोस्तों आप सबने अपने मोबाइल के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर जीमेल नामक ऐप देखा होगा जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हो और मेल बनाने की कोशिश करते हो तो दोस्तों आपको कंपोज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप अपना ईमेल संदेश है वो लिख सकते हैं। यानी कि कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना एक ईमेल संदेश है वो लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों तीसरे का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए आंसर क्या है, आप एक ईमेल संदेश का भी लिख सकते हैं यहाँ पर कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में। इस प्रकार से तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं। यानी कि दोस्तों आपको पॉइंटिंग डिवाइस के सही एग्जाम्पल बताने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पॉइंटिंग डिवाइस वे होते हैं जिनको आप अंगुलियों के इशारे से यहाँ पर टच करते हैं। यानी कि जैसे कि आपके पास में क्या है, कंप्यूटर के अंदर माउस आप सबने देखा ही होगा। इस प्रकार से दोस्तों माउस की स्ट्रक्चर होती है। आप क्या करते हो, कभी इस स्ट्रक्चर पर टच करते हो तो कभी इस स्ट्रक्चर पर टच करते हो। दोस्तों टच करते हो तो जो कंप्यूटर की डिस्प्ले पर एक तीर का निशान होता है वो दोस्तों मूव होता है, यानी कि इधर उधर होता रहता है। इस प्रकार से जब उंगलियां टच करते हो तो ये क्या है, हमारे पास में एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग उपकरण है। तो आप देखिए माउस क्या है, हमारे पास में एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। उसी प्रकार से टच पैड भी क्या है, हमारे पास में पॉइंटिंग डिवाइस है। और ट्रैक बॉल भी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न के अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है वो दोस्तों ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रकार से उत्तर ए है वो यहाँ पर चौथे का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे पास में जो पॉइंटिंग डिवाइस के करेक्ट आंसर क्या है, ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस हैं। ये दोस्तों आपको आंसर के अंदर दे भी रखा है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपसे देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि MS वर्ड क्या होता है। दोस्तों MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनती है। क्या बनती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट बनती है। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है
जो कि दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूप से होता है वो होता है docx डॉट। क्या होता है दोस्तों? docx डॉट। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास में MS वर्ड होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? टेक्स्ट को लिख सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास में क्या है, ये कोई डॉक्यूमेंट है, तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऊपर का जो साइज है उसे कहेंगे हेडर, और दोस्तों नीचे वाला भाग है उसे क्या कहेंगे, फुटर। तो देखिए MS वर्ड में क्या होता है, हेडर और फुटर होता है। वहीं दोस्तों बुक मार्क और हाइपरलिंक भी होती है, क्लिप पार्ट भी होता है। यानी कि दोस्तों A B D ऑप्शन क्या है, वो दोस्तों MS वर्ड से संबंधित हैं। वहीं दोस्तों प्रेजेंटेशन जो है वो दोस्तों MS वर्ड से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंटेशन है वो किससे संबंधित है, वो दोस्तों पावर पॉइंट से संबंधित है। ये दोस्तों आपको बात पता होनी चाहिए, क्योंकि MS पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। और दोस्तों प्रेजेंटेशन में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स होती है। इस प्रकार से MS वर्ड से संबंधित जो ऑप्शन नहीं है वो कौन नहीं है, ऑप्शन C नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंटेशन MS वर्ड में नहीं होती। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए आपसे कहा है कि इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुनें। यानी कि दोस्तों आप इंटरनेट की स्पीड को कैसे मापोगे, इसकी आपको यूनिट है वो बतानी है। जैसे कि दोस्तों आप क्या करते हो, किसी भी भार को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करते हो, उसी प्रकार से दोस्तों इंटरनेट को आप किस में मापोगे ये आपको बताना है। दोस्तों तो इस प्रकार से जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ पर बीट्स पर सेकंड में मापी जाती है, किलो बीट्स पर सेकंड में मापी जाती है और गीगा बीट्स पर सेकंड में मापी जाती है। ये दोस्तों क्या है, इंटरनेट की गति मापने की इकाई है। तो ABC क्या है, ये दोस्तों हमारे पास में यूनिट्स हैं जो कि इंटरनेट की गति माप कर देती है। तो यानी कि D ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर सभी क्या है, वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 7वां प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। यानी कि दोस्तों सबसे अधिक डाटा है वो किस में स्टोर किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें आप ऑप्शन ए देखिए CDR। दोस्तों यहाँ पर CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। वहीं दोस्तों B ऑप्शन है CDRW। यहाँ पे C ऑप्शन है DVD। तो दोस्तों DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपको याद रखना है DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और दोस्तों D ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो सबसे अधिक भंडारण क्षमता है वो किसकी है, ब्लू रे डिस्क की है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में 7वें का जो D ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। ब्लू रे डिस्क क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है। यानी कि दोस्तों आपके पास में जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें स्क्रीन लॉक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला होता है पैटर्न। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन की डिस्प्ले को ऑन करते हो तो आप पैटर्न लॉक लगाते हो। यानी कि दोस्तों 9 डिजिट्स का क्या होगा, यहाँ पर पैटर्न होगा। जैसे कि आप कभी M लगाते हो तो कभी L लगाते हो, ये हमारे पास में पैटर्न स्क्रीन लॉक है। उसी प्रकार से आप पिन भी लगाते हो, यानी कि दोस्तों 6 डिजिट का आप पिन लगाते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, हमारे पास में एक पिन है। ये दोस्तों क्या है, हमारे पास में स्क्रीन लॉक है। उसी प्रकार से पासवर्ड दोस्तों आप लगाते हो कभी कभी 1 2 3 4, ये भी क्या है दोस्तों हमारे पास में एक प्रकार का स्क्रीन लॉक है। यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर स्क्रीन लॉक हैं। तो इस प्रकार से उत्तर जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें कहा है उपरोक्त सभी क्या हैं दोस्तों, स्क्रीन लॉक्स हैं। तो यानी कि D ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों तो अब हम आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए आपसे कहा है कि आप आधार कार्ड को बैंक खाते से कैसे जोड़ेंगे। यानी कि दोस्तों आपको आपके आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, आपको उपयुक्त विकल्प का चयन है वो करना है। तो दोस्तों आप अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग का उपयोग है वो करना होगा दोस्तों आपको। इसकी सहायता से आपका आधार लिंक है वो दोस्तों बैंक खाते से हो जाएगा। इस प्रकार से 9वें का जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। इसमें आप देखिए आपसे कहा है कि नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान का विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि सही फुल फॉर्म कौन सी है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे पास में जो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए है GPS। तो दोस्तों GPS की सही फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दे रखी है गूगल प्ले स्टोर। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए B ऑप्शन के अंदर HTTP।
तो दोस्तों HTTP की सही फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से ये फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो सही मिलान है वो हो जाता है यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आप देखिए URL आपको फुल फॉर्म दे रखी है। तो दोस्तों URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन आपको दे रखी है यूनिक रिसोर्स लोकेशन। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी ऑप्शन के अंदर जो फुल फॉर्म है वो गलत है, बी ऑप्शन के अंदर जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 11वां प्रश्न आता है। तो दोस्तों देखिए 11वें प्रश्न के अंदर आपको कहा है सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि दोस्तों सुरक्षित वेबसाइट कौन सी होगी, इसका आपको पता कैसे लगेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर कथन दे रखे हैं। पहला कथन है इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। तो दोस्तों मैं आपको HTTP की फुल बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दोस्तों यहाँ पर आपको एस दे रखा है ना, एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या मतलब होता है दोस्तों, सिक्योर, यानी कि दोस्तों सुरक्षा करने वाला। यानी कि दोस्तों शुरुआत में यदि वेबसाइट के HTTPS है तो इसका मतलब वेबसाइट क्या है, सेफ है। आगे देखिए दोस्तों हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारी वेबसाइट है https.gyanalert.com। क्या है दोस्तों, .gyanalert.com। ये दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है इसमें पहले तो HTTPS आया है, यानी कि दोस्तों हमारी वेबसाइट क्या है, बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट की शुरुआत में एक प्रकार का ताला आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक प्रकार का ताला आएगा इस प्रकार से। तो ये क्या है दोस्तों, एक पैडलॉक चिन्ह है। इससे पता लगता है कि ये वेबसाइट क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, सुरक्षित वेबसाइट के पहचान है। ठीक है, आगे देखिए वेबसाइट में हमेशा .com डोमेन होता है। नहीं दोस्तों, हमारा जो .com है, लेकिन किन्हीं किन्हीं वेबसाइट का क्या होता है, .in भी होता है, .government भी होता है, या फिर .org भी होता है। यानी कि दोस्तों अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग डोमेन होते हैं। तो दोस्तों ये वाला कथन क्या है, गलत है। और पहला और दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास में इसमें आप देखिए ऑप्शन ये दिखा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल एक और दो कथन है वो क्या है, सही हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं केवल एक और दो कथन क्या है, वेबसाइट के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्रश्न के अंदर ही बता चुका हूँ कि ये प्रिंटर के उदाहरण हैं। इस प्रकार से दोस्तों 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर ए क्या है, वो प्रिंटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें आपको कहा है कि निम्नलिखित में से सही उपयुक्त विकल्प है, उसका आपको चयन करना है। यानी कि दोस्तों आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे रखा है। आप दोस्तों आप किसी भी बैंक में चले जाओ, SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी में भी चले जाओ, आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो दिया जाएगा। दोस्तों ये जो हमारे पास में कार्ड होता है उसमें हमें 16 अंक के यहाँ पर नंबर मिलते हैं, जो कि हमारे यूनिक नंबर होते हैं। और वहीं दोस्तों इसके नीचे आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट मिलेगी और यहाँ पर 3 डिजिट की CVV कोड भी मिलेंगे। ये दोस्तों क्या है, क्रेडिट कार्ड की पहचान है, डेबिट कार्ड की पहचान है। तो देखिए इसमें 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर होगा, समाप्ति तिथि होगी यानी कि एक्सपायरी डेट होगी, CVV नंबर होंगी। और दोस्तों साथ ही आपके मोबाइल पर ट्रांजैक्शन करने के लिए OTP है, 1 टाइम पासवर्ड है, वो भी आएगा। तो इस प्रकार से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से संबंधित ये सभी प्रक्रियाएं आवश्यक रूप से लागू होंगी, तभी दोस्तों आप भुगतान या लेन देन कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों 13वें का जो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर सभी विकल्प क्या हैं, क्रेडिट कार्ड के भुगतान से संबंधित बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको 2 वक्तव्य दे रखे हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है और कौन सा वक्तव्य गलत है। तो इसमें आप देखिए पहला वक्तव्य है, इसमें आपको कहा है यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना ही बंद कर दिया है, तो आप MS Excel 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आप इस वक्तव्य का मतलब समझिए। तो इसमें को कहा है कि आप MS Excel 2010 में क्या कर रहे थे, कोई वर्क कर रहे थे, और दोस्तों आपने आधा वर्क है वो कर लिया, और दोस्तों आप यहाँ पर काम करते वक्त गलती से इसे सहेजे बिना ही बंद कर देते हो, यानी दोस्तों पूरी तरीके से कंप्यूटर को आप ऑफ कर देते हो। दोस्तों अब आप चाहते हो कि मुझे फिर से काम ना करना पड़े, बल्कि जो मैंने काम किया था वहीं से मुझे आगे काम करना पड़े,
यानी कि दोस्तों पूरा काम फिर से ना करना पड़े, जो मैंने छोड़ा था वहीं से मैं फिर से शुरू कर दूं, तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। यानी कि दोस्तों ये 14वें का वक्तव्य ए क्या है, बिल्कुल सही है। वक्तव्य 2 देखिए दोस्तों, MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड प्राप्त हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल में इंटरनेट से जो आप ईमेल किसी को भेजोगे, तो दोस्तों वो जो ईमेल फाइल है वो वैसे नहीं खुलेगी, क्योंकि दोस्तों उस ईमेल के अंदर पासवर्ड लगे होंगे। क्या लगे होंगे दोस्तों? पासवर्ड लगे होंगे। उसके बाद में ही दोस्तों आप उस ईमेल के कंटेंट को देख सकते हो, प्रोटेक्टेड व्यू को देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो वक्तव्य दूसरा है वो गलत है, वक्तव्य एक क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन ए के अंदर वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य 2 क्या है दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि 14वें का ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आंसर। देख सकते हैं हमारे पास में जो है वक्तव्य एक सही है और वक्तव्य 2 क्या है, गलत है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती, तो हम किसका उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए। दोस्तों मैंने आपको कहा था MS एक्सेल में शीट बनती है और दोस्तों शीट में विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है, जैसे कि ये हमारे पास में A1 सेल, ये A2 सेल और ये A3 सेल। दोस्तों यदि आपने किसी एक सेल में बहुत बड़ा फॉर्मूला लिख दिया बहुत सारे टेक्स्ट का, तो दोस्तों वो जो आपका फॉर्मूला है वो आपको एक सेल में नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इसलिए दोस्तों आपको एक ही सेल में सभी फॉर्मूले को देखना है। तो दोस्तों आप किसका यूज करोगे? आप दोस्तों रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करोगे। इससे एक ही सेल में आपके सभी फॉर्मूले हैं वो दोस्तों आपको दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से 15वें का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं आंसर यहाँ पर रैप टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 16वां प्रश्न आता है। MS एक्सेल 2010 में कौन एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं। दोस्तों एक गोलाकार चार्ट जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक मान मिलें, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 20%, यहाँ पर 10%, यहाँ पे 30% और यहाँ पर 25%। ये दोस्तों हमारे पास में जो चार्ट होता है जिसमें आपको संख्यात्मक अनुपात का वर्णन मिलता है, दोस्तों उस MS एक्सेल के चार्ट को कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? पाई चार्ट कहते हैं। ये दोस्तों हमारे पास में पाई चार्ट है। इस प्रकार से 16वें का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आंसर पाई चार्ट क्या है दोस्तों, वो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 17वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। यानी कि दोस्तों ई मित्र की सहायता से आप कौन कौन सी सेवाओं का यूज कर सकते हैं, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये ऑप्शन देखिए, बिजली या पानी का बिल भुगतान। तो दोस्तों बिजली या पानी का बिल भुगतान आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो। यानी कि दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, ई मित्र की एक सेवा है। उसी प्रकार से बोनेफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, मूल निवास बनवाना है। तो दोस्तों आप अपने मूल निवास को ई मित्र के माध्यम से बनवा सकते हो। यानी कि दोस्तों ये क्या है, हमारे पास में ई मित्र की एक सेवा है। उसी प्रकार से दोस्तों रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, बेरोजगारी भत्ते का आवेदन करना है, पंजीकरण करना है। तो दोस्तों ये जो सेवा है वो भी आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो। यानी कि ABC ये सभी के सभी क्या हैं, ई मित्र की सेवाएं हैं। तो इसमें आप डी ऑप्शन देखिए, आप ई मित्र का उपयोग करके उपयुक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि कौन सा नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई एक व्यक्ति है जिसकी दोस्तों आयु है वो 18 प्लस हो चुकी है, यानी कि दोस्तों 18 साल से ऊपर हो चुका है और दोस्तों उसे अपनी वोटर ID बनानी है। इसीलिए दोस्तों उसको क्या करना होगा, उसे दोस्तों NVSP पोर्टल पर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, NVSP पोर्टल पर उसे जाना होगा और नए मतदाता का पंजीकरण करना होगा। दोस्तों NVSP की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। जी हाँ दोस्तों,
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल क्या है, NVSP की सही फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये क्या है, नए मतदाता पंजीकरण करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो इस प्रकार से 18वें का जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं NVSP क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो अब आप इसी के आगे देख सकते हैं हमारे पास में 19वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा है कि ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल कौन सा है। दोस्तों तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि जैसे कि आपके यहाँ पर दो स्थान हैं, पहला ए स्थान और यहाँ पर दूसरा बी स्थान। दोस्तों माना कि आप ए स्थान पर खड़े हो और दोस्तों आपको पता लगाना है कि बी स्थान से ए स्थान की ओर जो ट्रेन है वो कब पहुंचेगी, यानी कि दोस्तों ट्रेन का आगमन कब होगा और ट्रेन है वो कब जाएगी, यानी कि प्रस्थान कब होगा। इसके लिए दोस्तों एक वेब पोर्टल बनाया गया है। इसकी आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों हमारे indianrailway.government.in वेबसाइट है, वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगी। जो भी दोस्तों ट्रेन है उसके आगमन और प्रस्थान के बारे में समस्त जानकारी है वो दोस्तों इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 19वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए indianrailway.government.in ये हमारे पास में बिल्कुल सही वेब पोर्टल है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर थ्रेट क्या होता है। दोस्तों आपके पास में जो कंप्यूटर है वो कभी ना कभी तो हैंग होता होगा। दोस्तों ये कंप्यूटर हैंग क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें अनवांटेड फाइल्स है वो आ चुकी है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ कचरा भर चुका है जिसकी वजह से ये कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहा। दोस्तों इस कचरे को कंप्यूटर की परिभाषा में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों वायरस, और साथ ही उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ये दोस्तों तीनों के तीनों क्या हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से साइबर थ्रेट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, वो दोस्तों ऑप्शन ए के अंदर हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो देख सकते हैं हमारे पास में ये जो उत्तर है 20वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब 21वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर होता है। आप जनरली देख सकते हैं ये हमारे पास में क्या है, बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये हमारे पास में नोड्स कहलाते हैं और ये क्या कहलाता है, केबल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, केबल कहलाता है। और दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, लिंकिंग है। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में नोड्स और केबल की लिंकिंग है। तो देखिए इसमें आपको कहा है प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक नोड एक एकल केबल से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, आपने देख लिया। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन से जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे पास में केबल हैं वो दोस्तों एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, एक केंद्रीय बिंदु से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार देख सकते हैं केंद्रीय बिंदु से कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंक्स और नोड्स जुड़े होते हैं दोस्तों, इन दो कथनों के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन के अंदर ए और बी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। तो आंसर ए और बी क्या है, वो दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का 22वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष फीचर के खातों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विंडोज़ 10 के अंदर क्या है, हमारे सिस्टम सेटिंग है। उसमें दोस्तों आपको खातों को प्रबंधित करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि आप किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के खातों को प्रबंधित करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ 10 में एडमिनिस्ट्रेटर खातों का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे पास में विशेष प्रकार के खाते का नाम क्या है, वो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर खाते, जिसका यूज़ दोस्तों विंडोज़ 10 में होता है। तो इस प्रकार से 22वें का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 23वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि ISP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि दोस्तों आपको ISP की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों ISP की सही फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर सी ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये दोस्तों क्या है, ISP की करेक्ट फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन दोस्तों सी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का 24वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है
कि निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। यानी कि दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए कौन सी चीज़ हानिकारक है वो आपको बतानी है। दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के अंदर जब अनवांटेड फाइल्स आ जाती है तब दोस्तों कंप्यूटर हैंग हो जाता है। और दोस्तों उन अनवांटेड फाइल्स को कहते हैं वायरसेस, या फिर कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, या फिर कहते हैं स्पाईवेयर। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण है वो दोस्तों पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है वायरस। यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों बी ऑप्शन देखिए एंटीवायरस। दोस्तों एंटीवायरस तो कंप्यूटर को बचाव करता है, यानी कि दोस्तों जो वायरस है उसके खिलाफ लड़ाई कौन करता है, वो दोस्तों एंटीवायरस करता है। तो दोस्तों ये क्या है, कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण नहीं है। फायरवॉल, तो दोस्तों फायरवॉल भी क्या है, एक प्रकार का एंटीवायरस ही है। ये भी दोस्तों कंप्यूटर के लिए बढ़िया है, ये भी कंप्यूटर को हानि नहीं पहुंचाता। अपडेट और सिक्योरिटी, तो दोस्तों अपडेट और सिक्योरिटी कंट्रोल पैनल में क्या होता है, एक प्रकार का ऑप्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्या है, कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो दुर्भावनापूर्ण है वो दोस्तों ऑप्शन ए वायरस है। तो देखिए आंसर वायरस दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का 25वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपको यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके आरएससीआईटी एग्जाम में एक या दो फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, जिसमें से यूएसबी की फुल फॉर्म हर साल पूछी जाती है और दोस्तों इस साल भी पूछी जा सकती है। दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है, यूएसबी की बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 26वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है विंडोज़ 10 में हम कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि फेसबुक। जैसे कि दोस्तों फेसबुक को आप छू नहीं सकते हो, ये तो एक ऐप है। उसी प्रकार से दोस्तों यूट्यूब, अब यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो इसे आप छू थोड़ा ना रहे हो, तो ये हमारे पास में क्या है, सॉफ्टवेयर है। वहीं दोस्तों हार्डवेयर का बताऊं तो माउस, दोस्तों जैसे कंप्यूटर के अंदर आप माउस को छू सकते हो, कीबोर्ड को भी छू सकते हो, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। दोस्तों आपको बताना है कि विंडोज़ 10 जो होता है, जैसे विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, अभी दोस्तों फिलहाल 11 चल रहा है, लेकिन आपको बताना है कि विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वो किया नहीं जा सकता वर्ड फाइल का उपयोग करके, यानी दोस्तों वर्ड फाइल का उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। दोस्तों इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो। जिस प्रकार से दोस्तों मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर होता है, उसी प्रकार से दोस्तों विंडोज़ के अंदर विंडोज स्टोर होता है, जिससे आपको एप्लीकेशन है वो मिल जाती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव से भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। तभी तो दोस्तों कोई आपका दोस्त है तो आप उस दोस्त को कहते हो कि मुझे यार वो गेम दे दे, गेम मैं किस में दूंगा, आपको पेन ड्राइव में दूंगा, वो कहता है। तो इस प्रकार से पेन ड्राइव से भी आपके जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो माध्यम है वो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के माध्यम है। दोस्तों जो डी ऑप्शन है, वर्ड फाइल का उपयोग करके, इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं होता। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में 26वें प्रश्न के नीचे 27वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है। दोस्तों MS पावर पॉइंट में वीडियो या प्रेजेंटेशन बनती है। क्या बनती है दोस्तों, वीडियो या प्रेजेंटेशन आप MS पावर पॉइंट के माध्यम से बना सकते हो। दोस्तों प्रेजेंटेशन को हिंदी में कहते हैं प्रस्तुति। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रस्तुति। यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हो, यानी कि दोस्तों आपने अपनी स्लाइड को यहाँ तक ले आए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चला ली, अब आगे आप चलाना नहीं चाहते, ठीक है दोस्तों, अब आगे आप चलाना नहीं चाहते, तो दोस्तों आपको क्या दबाना होगा कीबोर्ड पर, आपको दोस्तों एस्केप कुंजी दबानी होगी। जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, कीबोर्ड है, तो दोस्तों यहाँ पे ESC यानी कि एस्केप कुंजी होती है, वो आपको दबानी होगी। इससे आपकी स्लाइड या आपकी प्रेजेंटेशन है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों 27वें का ए ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं एस्केप कुंजी क्या है, वो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब इस पेपर का 28वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों आपके जो कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 10 है उसमें दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है, वो आपको बताना है क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों सिस्टम रिस्टोर का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर यदि हैंग हो जाते हैं
तो दोस्तों आप उस कंप्यूटर का डाटा है वो फिर से रिकवर कर सकें, इसलिए दोस्तों सिस्टम रिस्टोर है वो बनाया जाता है। तो देखिए बी ऑप्शन के अंदर आपको कहा भी है कि सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपके कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई, तब दोस्तों आपको डाटा रिकवर करना है, इसलिए दोस्तों विंडोज़ 10 के अंदर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है वो दोस्तों बनाया जाता है। तो इस प्रकार से 28वें का बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो अब हम 28वें प्रश्न के आगे 29वां प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको कहा है कि एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे। यानी कि दोस्तों आपके MS वर्ड में क्या है, कोई एक दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, दस्तावेज में क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ MS धोनी, ये दोस्तों मेरी पहली लाइन है। ठीक है, मैं लिखता हूँ MS धोनी। दोस्तों मेरे को पहली लाइन के अंदर आगे विराट कोहली नहीं लिखना। ठीक है दोस्तों, मेरे को आगे विराट कोहली नहीं लिखना, मेरे को दूसरी लाइन में विराट कोहली लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, मेरे को दूसरी लाइन में विराट कोहली लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड पर एंटर की है वो दबानी होगी, जिससे मैं नीचे आ जाऊंगा और अपना एक अलग पैराग्राफ है वो दर्ज कर सकूंगा। तो दोस्तों अलग एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए जो कुंजी होगी उसका नाम है एंटर। इस प्रकार से 29वें का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए आंसर डी है वो दोस्तों बिल्कुल सही है, एंटर इसका सही जवाब है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 30वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं। यानी कि दोस्तों आपके पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें ईमेल के सभी कार्य हों और साथ ही उसमें कैलेंडर भी हो और ईमेल के अलावा अन्य कार्य प्रबंधक भी हों। तो दोस्तों वो ईमेल तो नहीं होगा, क्योंकि ईमेल के अंदर कैलेंडर नहीं होता और साथ ही अन्य कार्य प्रबंधक भी नहीं होते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों कहते हैं MS आउटलुक। क्या कहते हैं दोस्तों, MS आउटलुक क्या है, वो दोस्तों ईमेल की तरह कार्य करता है, कैलेंडर भी होता है और कार्य प्रबंधक भी उसमें होता है। तो इस प्रकार से 30वें का जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों करेक्ट होगा। तो देखिए MS आउटलुक दोस्तों क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं, हमारे पास में इस पेपर का 31वां प्रश्न आता है। इसमें आपको वाईफाई का पूर्ण रूप बताना है। यानी कि दोस्तों आप सबने वाईफाई का तो खूब यूज किया होगा और फ्री डाटा चलाया होगा। दोस्तों जो हमारे पास में वाईफाई की फुल फॉर्म है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी। इस प्रकार से 31वें का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं वायरलेस फिडिलिटी क्या है, वाईफाई की करेक्ट फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में आगे 32वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि EPDS में PDS का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि दोस्तों EPDS क्या है, हमारे पास में एक फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, EPDS एक फुल फॉर्म है जिसमें आपको केवल PDS की फुल फॉर्म पूछी है। दोस्तों मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, पी का मतलब है पब्लिक, डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन और एस का मतलब है सिस्टम। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों ये जो हमारे पास में फुल फॉर्म है उसका यूज होता है राशन कार्ड में। जब हम कोटा लेने जाते हैं, जो भी आपको मिलता है गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, वो दोस्तों EPDS प्रणाली में ही शामिल है। दोस्तों इस प्रकार से PDS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें आप दोस्तों सी ऑप्शन देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, वो दोस्तों हमारे पास में PDS की सही फुल फॉर्म है। तो देखिए हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 33वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का वैध उदाहरण है। यानी कि दोस्तों आपको एक सर्च इंजन के बारे में बताना है। दोस्तों आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है उसका नाम है गूगल। दोस्तों गूगल के बाद कोई भी ऐसा सर्च इंजन नहीं बना जो कि इसका मुकाबला कर सके। वैसे दोस्तों याहू और बिंग भी क्या है, सर्च इंजन है, लेकिन गूगल से छोटे हैं। दोस्तों इसमें आपको केवल और केवल ऑप्शन ए के अंदर गूगल दे रखा है, ये हमारे पास में क्या है, सर्च इंजन का एक उदाहरण है। दोस्तों बी ऑप्शन देखिए फायरफॉक्स। तो दोस्तों ये क्या है, वेब ब्राउजर है। उसी प्रकार से फायरवॉल और एंटीवायरस। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये ट्रोजन हॉर्स वायरस। इसे दोस्तों आपको कंप्यूटर की हानि को बचाते हैं। इस प्रकार से C, D ऑप्शन है वो भी गलत होंगे। तो यहाँ पर उत्तर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 34वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है
कि विंडोज़ 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 10 डली हुई है। दोस्तों इस विंडोज़ 10 की डिस्प्ले पर क्या आता है, आइकन आता है। क्या आता है दोस्तों, आइकन आता है। जैसे कि आपके पास में फेसबुक वाला आइकन आया, उस पर आपने क्लिक किया और आपकी फेसबुक चल गई। उसी प्रकार से दोस्तों टास्क बार भी आता है और प्रारंभिक बटन भी आता है। ये दोस्तों विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर आने वाले चीज़ें हैं। दोस्तों विंडोज़ 10 के अंदर टच पैड है वो नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ 10 के अंदर टच पैड नहीं आती, क्योंकि दोस्तों टच पैड क्या होती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपके पास में कोई ना कोई एक लैपटॉप है, ठीक है दोस्तों, लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर टच पैड होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में लैपटॉप में माउस तो होता नहीं है, इसलिए हम माउस का यूज नहीं करते। दोस्तों हमको लैपटॉप खुद यहाँ पर माउस का यूज करने के लिए टच पैड देता है, जिस पर हम उंगली रख के हमारा जो कर्सर है उसको मूव कर सकते हैं। इस प्रकार से टच पैड दोस्तों क्या है, विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर नहीं होती। तो दोस्तों करेक्ट आंसर 34वीं का डी ऑप्शन होगा। तो देखिए टच पैड क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 35वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि MS वर्ड के अंदर क्या बनती है, डॉक्यूमेंट बनती है। मैं आपको सबसे पहले कह चुका हूँ। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट बनने का जो फाइल एक्सटेंशन होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, वो होता है दोस्तों DOCX। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों अब इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, वर्कबुक। तो दोस्तों वर्कबुक है वो MS वर्ड में नहीं बनती, तो ये ऑप्शन गलत होगा। वर्कशीट, दोस्तों वर्कशीट किस में बनती है, MS एक्सेल में, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बुक दोस्तों किसी भी प्रकार का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, इस प्रकार से सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड में। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके आने वाले RACIT एग्ज़ाम को देखते हुए 35 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जिनके आने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, इन 35 प्रश्नों में से आपको काफ़ी प्रश्न आपको आपके RKCL के पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को अपने एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूर पढ़कर जाएँ। और साथ ही दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आने वाला RACIT एग्ज़ाम देगा, उसको भी दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि दोस्तों वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान सके और उसके भी अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी की मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।